हेलो बच्चों। तो लास्ट जो हमारा एक लेक्चर हुआ था उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और ये सारे टर्म्स हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीजें आएंगी अगर आप चीजें बराबर से ध्यान से देखोगे तो। देखिए, हमने लास्ट टाइम कैपिटल, गुड्स और ट्रांजैक्शन ये तीनों कंप्लीट कर लिए थे, तीनों टर्म्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से। ड्राइंग, डिस्काउंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर या उसके टाइप्स, परचेज, सेल। ये हमने लिस्ट इसलिए कर लिए हैं कि एक आध मिस ना हो जाए, और इसके अलावा भी कुछ मिस हो गया होगा तो डेफिनेटली हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम इतनी चीजें कवर करने वाले हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, और हो सकेगा तो इसके मैं 2 पार्ट बनाने का ट्राई करूंगा क्योंकि ये काफी ज्यादा टर्म्स हैं। लेकिन मेक श्योर ये बेसिक्स है अकाउंट्स का। अगर आपको ये आ गया बच्चों तो आपको अकाउंट्स में समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप आराम से चीजों को समझ सकते हो। राइट, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट मैंने इसलिए रखी है ताकि हम एक भी टर्म को भूल ना जाए या कोई मिस ना हो जाए। ठीक है, एक एक करके हम करते हैं। सबसे पहला है बच्चों ड्राइंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे जो थर्ड यानी फोर्थ टर्म हम लोग करने वाले हैं दैट इज ड्राइंग्स। ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझा रहा हूं आपको। ड्राइंग्स, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों? बिजनेस में जब बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो पैसा लगाता है, उसको आपको पता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस में बिजनेसमैन पैसा लगाता है और बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। राइट। अब क्या होता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट जो होने वाला है वो तो ईयर एंड में होने वाला है, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का वो ईयर एंड में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे थोड़े थोड़े जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो साल के एंड में होने वाला है बच्चों, बराबर है। बट अगर उसको अपना घर चलाना है तो थोड़े पैसे उसको जरूरत पड़ेगी हर महीने। तो वो कुछ पैसे क्या करेगा, खुद के यूज के लिए बिजनेस में से निकालेगा, या कुछ गुड्स बिजनेस में से निकालेगा खुद के पर्सनल यूज के लिए। क्यों निकालेगा? क्योंकि वो उसका भी घर है, बिजनेस में पैसा डाल दिया लेकिन प्रॉफिट साल भर के पहले पता नहीं चलने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जो बिजनेस में से वो निकालेगा उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग का मतलब होता है सर अमाउंट, यानी अमाउंट और गुड्स, या तो अमाउंट होगा या तो गुड्स होगा, विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस में से, फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब खुद के घर के यूज के लिए पैसा निकालेगा या गुड्स निकालेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ऑब्वियसली ड्राइंग्स क्या करेगा, जो उसने कैपिटल पैसा डाला है बिजनेस में उसको कम कर देगा। सो ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल। तो कोई भी पूछेगा आपको ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, तो ड्राइंग्स का मतलब होता है बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे को निकालना या गुड्स को निकालना, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। आई होप ये बहुत ही इजीली आपको क्लियर है। और ड्राइंग्स क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा। कोई पूछेगा ड्राइंग्स क्यों करते हैं, तो मैंने उसका भी रीजन बता दिया आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज क्यों करते हैं, क्योंकि खाली ड्राइंग्स का मतलब जानने से नहीं मतलब आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको क्लियर तब होगा जब आपको उसका क्यों का रीजन पता है कि ड्राइंग्स क्यों करते हैं। ड्राइंग्स इसलिए करते हैं कि साल भर में एंड में प्रॉफिट होने वाला है, तो घर के खर्चे चलाने के लिए उसको बीच बीच में पैसा निकालना पड़ेगा बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए, उसको ही बोला गया है ड्राइंग्स। आई होप ये क्लियर हो गया। ड्राइंग्स मतलब बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या पैसा निकालना। अगर ऐसा बिजनेसमैन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स आपके कैपिटल को कम करेगा। दूसरा, अब ये ड्राइंग्स में क्या होता है, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, अगर आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हो तो जो प्रॉफिट आपको एंड में होने वाला है उसमें से कटवा दोगे आप,
तो उससे कैपिटल कम नहीं होगा। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करते हो यानी कैपिटल में से निकालते हो तो वो कैपिटल में से कम होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और ये बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी आपको जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा कि ड्राइंग कैपिटल में से माइनस क्यों होता है। उसके लिए आपको मेरा बिजनेस एंटिटी जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ जाएगा ड्राइंग कैपिटल में से माइनस क्यों होता है। माइनस होता है ये आपको सब बताएंगे, लेकिन क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ड्राइंग्स अपने को क्लियर हो गया है। उसके बाद कौन सा टर्म है? ड्राइंग्स इज क्लियर। देन वी हैव डिस्काउंट। कौन सा टर्म है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पढ़ते हैं अभी, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डिस्काउंट। कौन सा टर्म है बच्चों? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपने बार बार आपकी लाइफ में बहुत बार ये वर्ड का यूज किया होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। अरे अमेज़न पे डिस्काउंट चल रहा है, अरे फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, हर जगह डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या है? अरे डिस्काउंट का मतलब वो होता है ना जो डिस्काउंट मिलता है, आपका ये आंसर होता है। लेकिन एक्चुअली में डिस्काउंट का मतलब सिंपल है सर, इट इज नथिंग, इट इज रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कम होना या लिस्ट प्राइस में रिडक्शन करना, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। सपोज आपके जो भी आप खरीद रहे हो उस पे आपका एमआरपी या लिस्ट प्राइस लिखा है 50 रुपया या 100 रुपया लिखा है, उस पे जब आपको सामने वाला सेलर कुछ कम करके देता है, जो अमाउंट भी वो कम करता है उसको बोला जाता है रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस, दैट इज डिस्काउंट। लेकिन बच्चों एक्चुअली में डिस्काउंट के ना दो टाइप होते हैं। डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं। अभी ये कैसे समझेंगे हम? सपोज आपको ना अभी आपका स्कूल चालू हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू परचेस लॉट ऑफ बुक्स, नोटबुक्स बहुत सारी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको साल भर अकाउंट्स करना है और अकाउंट्स के लिए A4 साइज की बुक लगेगी और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है तो बहुत सारी बुक लगेगी। तो आप एक स्टेशनरी के पास गए और उसको बोला अंकल हमको 5 बुक की जरूरत है। तो बोला एक देख बेटा, एक बुक का प्राइस ना 60 रुपया है, 5 बुक लेगा तो कितना लगेगा? आप बोलो मुझे 300 रुपया लगेगा, राइट है। लेकिन क्या बुक की जरूरत खाली आपको है कि आपके सारे फ्रेंड्स को भी है? तो आपने दिमाग लगाया, कॉमर्स वाले हैं मेरे बच्चे लोग, कॉमर्स वाले हैं, तो आपने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं यार, सब लोगों से पूछते हैं उनको बुक की जरूरत है क्या। तो सब लोग बोले हाँ बुक की जरूरत है। तो ऐसे 20 लोग रेडी हो गए। अब 20 लोग को 5-5 बुक चाहिए, 20 लोग को 5-5 बुक चाहिए, मतलब कितनी बुक चाहिए? 100 बुक्स। यानी यू नीड हाउ मेनी बुक्स? आपको अकेले को 5 बुक की जरूरत थी। आपका कितना रुपया जा रहा था? एक बुक पे 60 रुपए जा रहा था, यानी आपको 300 रुपए देने थे वो सेलर को बुक लेने के लिए। लेकिन आपने ये नहीं किया, आपने अपना दिमाग दौड़ाया, यार मेरे सब दोस्तों की भी जरूरत होगी, तो एक काम करता हूं ना, मैं सब दोस्तों से पूछता हूं। तो दोस्तों ने बोला, 20 दोस्त रेडी हो गए, हर एक दोस्त को कितनी बुक की जरूरत है? 5 बुक की जरूरत है। हर एक दोस्त को 5 बुक की जरूरत है, यानी टोटल कितनी बुक्स हो गई? 100 बुक्स। पहले कितनी बुक्स थी? 5 बुक लेने वाले थे, आप अभी 100 बुक्स लेोगे। तो आप गए सेलर के पास, स्टेशनरी वाले के पास गए, अंकल 5 बुक नहीं चाहिए, 100 बुक चाहिए, तो कुछ कम करोगे क्या? वो भी बोला यार 100 बुक ठीक है मैं कम कर देता हूं। तो उसने क्या किया? बोलो मैं एक काम करता हूं, एक बुक का ना 50 रुपया लगा देता हूं। 60 रुपया था लेकिन मैं अब कितना लगा दूंगा? 50 रुपया, यानी 60 में से 10 रुपया कम हो गया बच्चों। और अभी कितने में मिल रहा है आपको बुक? 50 रुपए में। तो ये जो 10 रुपया कम किया है इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस ये था लेकिन उसने कम कर दिया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं डिस्काउंट। लेकिन ये बच्चों डिस्काउंट क्यों मिला आपको, ये मुझे बताइए। डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? ये बिकॉज आप क्वांटिटी बहुत खरीद रहे हो, बल्क क्वांटिटी में खरीद, बल्ब नहीं है, बल्क। बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी। पहले आप कितनी बुक्स खरीद रहे थे? 5। अभी आप कितनी बुक्स खरीद रहे हो? 100। तो 5 और 100 में क्या फर्क है? बल्क में ले रहे हो आप। यानी बल्क में जब आप कोई भी गुड्स लेते हो तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट। और ये क्यों मिलता है ट्रेड डिस्काउंट? उसका रीजन मैंने बताया। आप जब किस में खरीदते हो? बल्क क्वांटिटी, यानी बल्क क्वांटिटी में अगर आपने गुड्स खरीदा तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और याद रखना
ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट कोई पूछेगा तो कब मिलता है, तो आप बोलेंगे सर बल्क क्वांटिटी, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी कमोडिटी आप गुड्स खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। एंड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, याद रखना। दूसरा, अब क्या हो गया बच्चों, आपने 50 रुपए में फाइनल कर दिया भैया बुक अपना। यस सर, 50 रुपए में फाइनल हो गया। अब हमने 100 बुक खरीदी है। अब 50 रुपए के हिसाब से हमको पेमेंट करना है 5,000 रुपए, 5,000। लेकिन आपके पहचान के अंकल है, अंकल को बोला आपने एक काम करो अंकल, अभी 5,000 मत लो, 3,000 रुपए ले लो, 2,000 बाद में ले लेना। तो अंकल बोला यार अभी पैसा तो तुमको कम किया और तुम अभी 2 टुकड़े पैसे कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। बोलता है तो एक काम करो ना यार, तुम ना मेरे को 4,800 रुपए दे दो, खत्म करो। अंकल क्या बोला, अभी के अभी 4,800 दे दो, खत्म करो। यानी अंकल ने और कितना 4,800 देने की बात की, मतलब उसने जो सेलर है, वेंडर है, उसने और कितना कम कर दिया, 200। तो ये 200 रुपया जो कम किया है उसको बोलेंगे डिस्काउंट वापस। ये बेचने का भाव था, उसमें भी उसने कितना कम कर दिया, 200। कैसे, ये उल्टा लिख दिया मैंने तो भी चलेगा। यानी आपको कितना कम कर दिया उसने, 200 कम कर दिया। अभी आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 4,800, और ये 200 क्या हो गया, कम हुआ, तो इसको बोलेंगे डिस्काउंट। लेकिन ये भी डिस्काउंट है, लेकिन इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बच्चों, कैश डिस्काउंट। तो दूसरा टाइप का डिस्काउंट कौन सा है बच्चों, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप उधारी करने वाले थे, लेकिन सामने वाले ने बोला कि मुझे तुरंत पैसा दे दे, मैं तेरे को और कम कर दूंगा। यानी कैश डिस्काउंट दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, इमीडिएट पेमेंट अगर आप करोगे तो सामने वाला आपको डिस्काउंट देगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कैश डिस्काउंट। तो ये 200 रुपया जो कौन सा है, कैश डिस्काउंट है। यानी ये मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। काय के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट जब करते हो आप, तो आपको सेलर जो डिस्काउंट देता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस कम करना, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन वो 2 रीजंस की वजह से कम होती है। एक डिस्काउंट जब आपको, कौन सा डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट। जब आप क्वांटिटी बल्क में खरीदते हो, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हो, तो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। और जब आप पेमेंट करने की बारी आती है और आप उधारी करने वाले होते हो, लेकिन सामने वाला सेलर बोलता है नहीं उधारी मत करो, आप एक काम करो और थोड़ा कम पैसा दे दो, तो जो वो और कम करता है तुरंत पेमेंट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट is not recorded in books of accounts, whereas cash discount is recorded in books of accounts. तो याद रखना, बल्क क्वांटिटी ट्रेड डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट कैश डिस्काउंट, इमीडिएट पेमेंट कैश डिस्काउंट। और कौन सा रिकॉर्ड होगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, और ये वाला ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। डिस्काउंट इज वेरी क्लियर। तो अभी हम लोग ने ड्राइंग्स पढ़ लिया, दूसरा हमने डिस्काउंट पढ़ लिया। अब हम वापस से लिस्ट में जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टर्म कौन सा है। ये हो गया हमारा डिस्काउंट। नेक्स्ट इज डेटर एंड क्रेडिटर। कौन सा, डेटर एंड क्रेडिटर। तो पढ़ते हैं डेटर और क्रेडिटर, बहुत ही आसान है ये भी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे। सपोज यहां पे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज डेटर एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपने ना इसके पहले हम लोग ने ना एक टॉपिक पढ़ा था जो था ट्रांजैक्शन, आपको याद होगा, उससे ही रिलेट करता हूं मैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं बच्चों, याद करो बताओ कौन से टाइप के, कमेंट में टाइप करो। ट्रांजैक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी और एक होता है नॉन मॉनेटरी। इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसको बार्टर बोलते हैं और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बार्टर और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। यहां पे मॉनेटरी, जहां पे मनी इन्वॉल्व होता है, ये ऑलरेडी मैं इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूं, तो इन डिटेल नहीं जा रहा हूं। मॉनेटरी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट।
कितने टाइप? दो टाइप। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जैसे लाइट बिल भरा, पैसा इन्वॉल्व है। आप कुछ राशन खरीदने गए, उसमें राशन लिया, पैसा दिया, पैसा इन्वॉल्व है। कपड़े खरीदने गए, कपड़े खरीदे और पैसा दिया, पैसा इन्वॉल्व है। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे मॉनेटरी। लेकिन वो दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं मॉनेटरी भी, एक है कैश ट्रांजेक्शन और एक है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब रोकड़ा ट्रांजैक्शन। रोकड़ा का मतलब क्या हुआ? आप कुछ लिए तुरंत कैश दिए, आपने कुछ परचेज किया तुरंत कैश दिया। इसका मतलब आप तुरंत पेमेंट करते हो और तुरंत गुड्स को ले लेते हो। ठीक है, आप जैसे चाय पिए तो चाय पी के तुरंत 10 रुपए दे दिए। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हमको क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। कपड़े खरीदने गए, डीमार्ट में गए यानी शॉपिंग करने को, जो भी राशन वगैरह है वो खरीदने को, तो क्या किया आपने? खरीदा और तुरंत कैश पेमेंट किया, यानी इसको हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है सर उधारी ट्रांजैक्शन, यानी आज आप कुछ खरीदने जा रहे हो, गुड्स लेने जा रहे हो, लेकिन पेमेंट आप किसी फ्यूचर डेट पे करोगे, अभी नहीं करोगे। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आप मुझे यह बताओगे कि अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं या कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, आप एक बिजनेस ओनर हो, यानी आप अपने शॉप पे बैठे हो, ध्यान से इमेजिन करो, आप अपनी दुकान पे बैठे हो, एक कस्टमर आता है और कस्टमर आपसे बोलता है कि मुझे गुड्स चाहिए, आपका ये गुड्स चाहिए मुझे, और आपका बिल बनता है 2000 रुपया, और वो क्या करता है? 2000 रुपया देता है और गुड्स लेकर चले जाता है। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ बच्चों? आप बोलोगे कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश, क्योंकि मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे पैसा दिया। आप दुकान पे बैठे हो, ऐसा मान के चलो, ऐसा सोचो, इमेजिन करो, तो आपने उसको सामान दिया, उसने आपको क्या दे दिया? कैश दे दिया। ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अब मुझे बताओ, आप क्या उस बंदे को याद रखोगे, उसका नाम याद रखोगे कि ये बंदा आया था, 2000 रुपए का सामान लिया और मैंने उसको गुड्स दिया, उसने मुझे कैश दिया? बिल्कुल भी याद नहीं रखोगे आप। क्यों याद नहीं रखोगे? क्योंकि रोकड़ा आ गया है और आपने उसको गुड्स दे दिया है, रिलेशन खत्म। लेकिन जब आप ये ट्रांजैक्शन करोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी आप जब उसको उधारी में बेचोगे, गल्ले पे बैठे हो, आप दुकान पे बैठे हो, कोई आया पहचान वाला, उधारी पे लेके गया, उधारी, उसने क्या बोला? मैं 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। आपने उसको सामान दे दिया और बोला कि फ्यूचर डेट पे मैं पेमेंट करूंगा, यानी 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलूंगा? क्रेडिट। लेकिन उस केस में आपको उसका नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? क्योंकि उससे पैसा लेना है अपने को। ठीक है, तो हमने उसको बेचा है, सामान बेचा है, गुड्स बेचा है, और उससे पैसा मिलना बाकी है। आप शॉप पे बैठे हो, कस्टमर आया, उसने आपसे गुड्स लिया, आपने उसको गुड्स दिया, लेकिन पैसा लेना बाकी है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में जिस बंदे से आपको पैसा लेना बाकी होता है उसको बोलते हैं डेटर। डेटर्स मतलब पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। सामने वाला पर्सन कौन हो गया? डेटर, जिससे आपको पैसा मिलना बाकी है, दैट इज योर डेटर। अभी ऐसा आपस में भी होता है, कभी कभी कोई फ्रेंड आपसे पैसा मांग लेता है, ठीक है, आप उसको दे देते हो, और जब आपको उससे मिलना बाकी होता है, हम किसी से पैसा लेना बाकी है, तो सामने वाला जो पर्सन होता है वो होता है डेटर। और उसी तरीके से अगर हम किसी से उधारी लिए हैं और हम किसी को पे करना बाकी है, हम पे करना बाकी है उसको, ध्यान से सुनो, हम अगर किसी को पे करना बाकी है तो वो सामने वाला कौन है? क्रेडिटर। हम मतलब बिजनेस, हाँ याद रखना, क्योंकि आप जितनी भी अकाउंटिंग करोगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। यानी बिजनेस किसी से पैसा लेना बाकी है तो उसको बोलूंगा डेटर, और बिजनेस किसी को पैसा देना बाकी है तो उसको बोलूंगा क्रेडिटर। आई होप आपको बहुत ही आसानी से इजीली समझ गया है हम डेटर और क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट। यानी हम किसी से पैसा लेना बाकी है, यानी बिजनेस किसी से पैसा लेना बाकी है, वो कौन हो गया? डेटर। और बिजनेस किसी को पैसा देना बाकी है तो वो कौन हो गया? क्रेडिटर। क्योंकि बिजनेस भी तो कहीं से उधार लाता है। दुकान है, दुकान में से सामान हम किसी से लेके आते हैं, रखते हैं, फिर बेचते हैं, तो किसी से लेके आए, हम उसको पेमेंट करना बाकी है, व्यापारी को पेमेंट करना बाकी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। तो जिससे पैसा लेना बाकी है डेटर, जिससे हम पैसा देना बाकी है सामने वाला, उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर। तो मैं अभी क्या करता हूं, यहां पे एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, आप बताना डेटर कौन, क्रेडिटर कौन। हाँ, बताओगे क्या? बताओगे क्या? बताओगे क्या? यस बताना, कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो लिखता हूं मैं यहां पे, मिस्टर पापा, मिस्टर पापा सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, गुड्स टू मिस्टर काका। पापा ने किसको बेचा? काका, फॉर ₹5000।
कैश, फॉर 5000 कैश। क्या है इसमें, मुझे बताओ डेटर कौन क्रेडिटर कौन, फटाफट बताना, फटाफट बताना। एक 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, बताइए हु इज डेटर। दो लोग हैं इसमें, एक है मिस्टर पापा, एक है मिस्टर काका। मिस्टर पापा ने गुड्स बेचा मिस्टर काका को 5000 रुपए कैश में। बोलिए डेटर कौन क्रेडिटर कौन, डेटर कौन क्रेडिटर कौन, डेटर कौन क्रेडिटर कौन। या तो ये डेटर होगा या तो ये डेटर होगा, या तो ये क्रेडिटर होगा या तो ये क्रेडिटर, दोनों में से दो ही ऑप्शन है, पापा मिस्टर काका। कमेंट में बताना, कमेंट में बताना जरूर, 30 सेकंड के अंदर बता दीजिए कौन डेटर कौन क्रेडिटर, कौन डेटर कौन क्रेडिटर। बिल्कुल, जिसको सही समझा है उसने सही अंदाजा लगाया होगा, सर इसमें कोई भी डेटर और क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन। गुड्स बेचा है और कैश मिल गया है, तो कैश ट्रांजैक्शन में डेटर क्रेडिटर नहीं बनता है, ना ही नाम याद रखने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और कैश ट्रांजैक्शन में डेटर और क्रेडिटर नहीं होता है। डेटर और क्रेडिटर कौन से ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट। यानी अगर मैं यहां पे कैश की जगह पे लिख देता हूं क्रेडिट, 5000 क्रेडिट, तो यहां पे डेटर और क्रेडिटर बनेगा। अब डिसाइड करके बताओ कौन डेटर कौन क्रेडिटर, बताइए। मिस्टर पापा ने गुड्स बेचा, यानी मिस्टर पापा बिजनेस है, उसने बेचा यानी वो बिजनेस है, ठीक है। इसने गुड्स बेचा मिस्टर काका को 5000 उधारी में, तो कौन किसको देना बाकी है पैसा, कौन किसको देना बाकी है पैसा, मिस्टर काका किसको देना बाकी है, मिस्टर पापा को। यानी मिस्टर पापा रिसीव करना बाकी है काका से। ध्यान से सुनो, हम जिससे पैसा लेना बाकी है वो डेटर, तो कौन किससे लेना बाकी है, मिस्टर पापा मिस्टर काका से लेना बाकी है, तो मिस्टर काका हो गया डेटर, मिस्टर काका हो गया डेटर, और मिस्टर काका मिस्टर पापा को देना बाकी है, तो मिस्टर काका के लिए मिस्टर पापा हो गया क्रेडिटर। आई होप पापा काका समझा आपको। डेटर क्रेडिटर कौन, जिससे पैसा लेना बाकी डेटर, हम जिसको पैसा देना बाकी क्रेडिटर। यानी यहां पर मिस्टर पापा पैसा लेना बाकी है, किससे, काका से, तो काका बन गया डेटर, और काका मिस्टर पापा को पैसा देना बाकी है, तो मिस्टर पापा बन गया क्रेडिटर। आई होप डेटर क्रेडिटर इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। एकदम मजा आ गया जी। यस, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करते जाइए भाई, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबको बताइए, सबको अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है, 11th के लिए बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ रहा है, तो जरूर जरूर इसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा डेटर क्रेडिटर का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लेकिन वहां पे लिस्ट तो देखना पड़ेगा ना भाई, लिस्ट तो देखना पड़ेगा। डेटर क्रेडिटर हो गया अभी हमारा। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। कौन सा नेक्स्ट टर्म है हमारा, बैड डेब्ट्स, उसके बाद है सॉल्वेंट, उसके बाद है इंसॉल्वेंट। तो हमारा ये खत्म हो गया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, ठीक है। अब समझेंगे बैड डेब्ट्स क्या होता है, ठीक है। अभी सपोज आपके दुकान पे एक बंदा आया और वो बंदा आपसे बोला मुझे इतने के गुड्स चाहिए, 5000 रुपए के गुड्स चाहिए। आपका पहचान का बंदा था, आपने बोला ठीक है लेके जाओ। वो बोला 15 दिन के बाद पैसा दे दूंगा। वो बोला ठीक है 15 दिन के बाद पैसा दे देना। 5000 के सामान वो लेके चला गया और 15 दिन का वादा करके गया। अब 15 दिन के बाद हम उसको फोन किए, मतलब 15 दिन तो फोन नहीं करेंगे, 16वें दिन फोन किए, तो उसने क्या किया, 3000 रुपए भेजे। 5000 का सामान लेके गया, 3000 उसने भेजे। यानी क्या हुआ, मैंने उसको गुड्स बेचा था उधारी में, वो मुझे पैसा देना बाकी है, तो सामने वाला कौन हो गया, जिससे हमको पैसा मिलना बाकी है वो सामने वाला कौन, डेटर। डेटर से 5000 आना बाकी है, वो सामने वाले बंदे 5000 आना बाकी है। 16 तारीख को हम कॉल करते हैं, 16वें दिन कॉल करते हैं, उसने 3000 रुपए भेज दिया। अभी कितना बचा उससे लेना, 2000। अब वो 2000 के लिए डेटर है हमारा। फिर उसने वापस बोला कि एक 10 दिन में वापस दे दूंगा। फिर हमने 10 दिन के बाद वापस कॉल किया, उसने 1000 और भेजा, यानी अभी भी 1000 रुपया बाकी है, और उसने बोला कि 1000 मैं और 20 दिन में दे दूंगा। लेकिन 20 दिन के बाद उसको हम कॉल कर रहे हैं, ना ही कॉल रिसीव कर रहा है, ना ही बात कर रहा है। यानी वो बंदा जिससे हमको पैसा लेना बाकी था वो हमारा डेटर था। कितने का डेटर था, 5000 रुपए का डेटर था। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें से उसने कितना पे कर दिया हमको, पहले पे कर दिया 2000 कि 3000, सॉरी 3000 बोला था, 3000 पे कर दिया। उसके बाद उसने हमको पे किया 1000, यानी अभी भी कितना मिलना बाकी हमको, 1000। अभी भी उससे पैसा मिलना बाकी है, लेकिन ये 1000 रुपए के लिए वो ना ही फोन उठा रहा है, ना ही मिल रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है कहां है अभी। तो ये 1000 रुपया हमारा डूब गया।
क्या बोलते हैं इसको? पैसा डूबना। पैसा डूबना को ही बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ये जो डेब्ट्स थी ये 5,000 है, ये डेटर है, डेटर का मतलब डेब्ट्स, डेटर का मतलब डेब्ट्स। ये 5,000 है, इसमें से 3,000 और ये 1,000, इसको बोलते हैं गुड डेब्ट्स। गुड डेब्ट्स मतलब ये पैसा आ गया। लेकिन जो पैसा नहीं आया, डेटर से जो पैसा नहीं मिला, रिकवर नहीं कर पा रहे हम, और वो पैसा डूब गया, ऐसे पैसे को हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। याद रखना, द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर्स से जो पैसा मिलना बाकी था लेकिन मिला नहीं है और वो मिलने वाला भी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। सो व्हाट इज बैड डेब्ट्स? यहां पे लिख देता हूं मैं, इट इज अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर्स से जो पैसा मिलने वाला था, मिलना बाकी था लेकिन वो मिलेगा नहीं अभी कभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। याद रहेगा क्या क्या बोला मैंने? व्हाट इज बैड डेब्ट्स? बैड डेब्ट्स मींस एन अमाउंट विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर्स से जो पैसा मिलना बाकी था लेकिन वो अब नहीं मिलने वाला है और वो पैसा डूब गया है, उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। और ये हमारे लिए लॉस होता है। क्या होता है? बैड डेब्ट्स इज अवर लॉस, क्योंकि पैसा डूब गया ना भाई, ये हमारे पैसा आने वाला था लेकिन वो डूब गया। दिस इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, और आगे हम बढ़ते हैं। बैड डेब्ट्स के बाद नेक्स्ट एक और टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक टर्म है, और उसके साथ साथ में एक और टर्म है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, ठीक है? तो ये वाला टर्म देखते हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है और इंसॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कौन होता है सर? सॉल्वेंट एक ऐसा बिजनेस होता है या ऐसा एक बंदा होता है जिसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है और कर्जा कम है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको पढ़ाया नहीं है, तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज में बोलूंगा तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटीज पढ़ने के बाद अगर आप ये समझोगे तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है? लेकिन एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में आप एकदम चीजें अच्छे से समझो। ऐसा पर्सन या ऐसा बिजनेस, अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो ऐसा पर्सन या ऐसा बिजनेस जिसका एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एसेट्स आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? कर्जा। जिसका एसेट ज्यादा है, यानी प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है उसकी, और उसके ऊपर कर्जा कम है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। याद रखना, इधर अभी फिलहाल के लिए एसेट का मतलब समझ के रखो, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के पास जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, जो भी एसेट्स हैं, वो सारी ज्यादा है और कर्जा उसके ऊपर कम है। तो क्या कर सकता है वो? अपनी प्रॉपर्टी बेच के कर्जा चुका भी देगा तो उसके पास पैसा बचेगा। ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम बात करेंगे इनसॉल्वेंट की, तो इनसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? इसका उल्टा, यानी उसके एसेट्स कम होते हैं, यानी ऐसा पर्सन या ऐसा बिजनेस जिसके एसेट कम है और क्या ज्यादा है? लाइबिलिटी ज्यादा है। एसेट कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। यानी प्रॉपर्टी कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, कर्जा उसके ऊपर ज्यादा है और एसेट कम है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्योंकि ये बंदा अपने एसेट भी बेचेगा, प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा लाएगा, तो भी वो लाइबिलिटीज अपनी पूरी नहीं पे कर पाएगा, इसीलिए इस पर्सन को क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। आपको कभी भी बिजनेस ऐसे बंदे के साथ करना चाहिए जो सॉल्वेंट हो, ना कि इंसॉल्वेंट। याद रखना, हुम टू फ्रॉम, किससे करना चाहिए बिजनेस अपने को? जो बंदा सॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट कौन होता है? प्रॉपर्टी ज्यादा, लाइबिलिटी कम, प्रॉपर्टी ज्यादा, कर्जा कम। एंड इंसॉल्वेंट कौन होता है? एसेट कम और लाइबिलिटी ज्यादा। तो आप किसके साथ बिजनेस करोगे? ऑब्वियसली यू विल डू बिजनेस विद सॉल्वेंट पर्सन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया व्हाट इज सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। अब दूसरे टर्म्स देखते हैं। कौन से टर्म्स बचे? अभी अपन ने सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट कर लिया भाई, एकदम सिंपल जा रहा है, ठीक है क्या? सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गया, बाद में अभी आते हैं डेप्रीसिएशन पे, ठीक है? अभी आते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? फिर हम आएंगे प्रॉफिट पे, फिर हम लॉस देखेंगे, फिर इनकम देखेंगे, ठीक है? लगभग सारे टर्म्स हम कवर करेंगे, ठीक है? तो हम आगे बढ़े हैं। एक और पेज ऐड करना पड़ेगा अपने को इसमें, चलो ऐड कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन, ठीक है?
डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है सर? बताइए तो सही, आप बताइए क्या होता है डेप्रीशिएशन। देखिए, जब भी कोई आप फिक्स एसेट खरीदते हो, सर फिक्स एसेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसेट मैं जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा, अभी एग्जांपल ले लेता हूं फिक्स एसेट का। फिक्स एसेट मतलब कोई भी ऐसा एसेट यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहने वाली है और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, सालों साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे एसेट को हम बोलते हैं फिक्स एसेट। जैसे फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, ऑल दिस आर फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट जब भी आप खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल एसी खरीदा अपन ने, ठीक है, एसी हम लोग ने 40,000 में खरीदा, एसी इंस्टॉल कर दिया। अब मुझे बताओ 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या साल भर के बाद, क्या अगर आप उसको निकाल के बेचोगे तो उसको कितनी वैल्यू मिलेगी? 40,000 मिलेगी या कम मिलेगी? 40,000 मिलेगी या कम मिलेगी? तो आप बोलोगे सर कम मिलेगी। तो आप बताओ कितनी मिलेगी? तो आप बोलोगे सर 30,000 ही कोई भी देगा अगर मैं उसको अपना एसी बेचूंगा यानी एसेट बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 40,000 से उसकी वैल्यू 30,000 पे आ गई। हाँ, क्या बोला? 40,000 से उसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये पहले खरीदने का भाव था, अब उसकी वैल्यू 30,000 है। क्या मैं बोल सकता हूं वैल्यू कम हो गई? और कितनी कम हुई बताइए? 10,000 कम हुई। तो इसी को 10,000 कम होने को ही हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन ये है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है ड्यू टू यूज करने की वजह से, या पैसेज ऑफ टाइम, आप घर में रख के रखते तो भी कम हो जाती। मोबाइल ही देख लो, घर से मोबाइल फोन भी एक फिक्स एसेट है, आप लेके आओ घर पे रखो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यूज करने की वजह से भी या रखने की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम, वियर एंड टेयर, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम होती है। तो ये सारे रीजन, कोई भी रीजन की वजह से एसेट की अगर वैल्यू कम होती है तो जितनी कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। याद रखिएगा। सो व्हाट इज डेप्रीसिएशन सर? इट इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू कम होने की वजह से, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है, जितनी वैल्यू कम होगी उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और उसके कम होने के रीजन मैंने आपको बताया, इट इज ड्यू टू यूज, वेयर एंड टेयर, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एनी रीजन जिससे एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो गई। लेकिन अब ये फिक्स एसेट होता क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसेट में। हाँ, याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ एसेट में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना डेप्रिसिएशन। उसके बाद एक और टर्म था, दैट वाज प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट मतलब आप बोलोगे सर मुनाफा। वो हिंदी में कन्वर्जन करके मत बोलो भाई, प्रॉफिट का मतलब समझाओ हमें, ठीक है? तो कोई भी बिजनेस की, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, प्रॉफिट का मतलब बता रहा हूं। कोई भी बिजनेस की जब इनकम ज्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं तो जो बचता है पैसा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। बचत मतलब प्रॉफिट, ठीक है? तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ सर? इनकम ज्यादा है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। बिजनेस एक्सपेंस से आपकी इनकम ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या ज्यादा है? इनकम ज्यादा है तो मैं लिखता हूं एक्सेस। एक्सेस का मतलब ज्यादा होता है। एक्सेस क्या ज्यादा है? इनकम ज्यादा है तो एक्सेस ऑफ इनकम, लेकिन किससे ज्यादा है? ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट। याद रहेगा क्या? ये डेफिनेशन भी हो गया। यानी क्या ज्यादा है? इनकम ज्यादा है खर्चे से। इसका सेंटेंस का मतलब यही है, जितना खर्चे से इनकम ज्यादा है उसको ही हम बोलेंगे प्रॉफिट। अगर आपको ये समझ गया तो लॉस समझ गया होगा। लॉस में क्या होगा बच्चों? बोलिए। एक्सपेंस ज्यादा होगा और इनकम। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सेंटेंस चेंज हो जाएगा खाली। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी क्या ज्यादा है?
एक्सपेंडिचर ज्यादा है ओवर इनकम, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस। क्या बोलेंगे? लॉस। आई होप आपको चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ रही है। लेकिन सर ये इनकम क्या होती है और एक्सपेंस क्या होती है वो तो बताइए। इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंस कम होगा मतलब प्रॉफिट है, लेकिन एक्सपेंस ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो लॉस है। लेकिन इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? तो इनकम भी समझ लेते हैं हम लोग यहां पे। इनकम का मतलब होता है हम कुछ भी बेच के, बिजनेस जो भी आपका बिजनेस है उसमें जो हमारा गुड्स होता है या चीजें होती हैं जिसको हम बेचने वाले होते हैं, उससे बेच के जो पैसा मिलता है, क्या बोला? हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो भी गुड्स हैं उनको बेच के जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं इनकम। यानी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल, सेल मतलब बेचना। सो इनकम का मतलब क्या होता है? इट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और सर्विस, यानी सर्विस भी प्रोवाइड करें तो भी पैसा आएगा आपको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम। इट इज कॉल्ड एज इनकम। और एक्सपेंस क्या होता है सर? एक्सपेंस का मतलब खर्चा जो आप इनकम कमाने के लिए करते हो, यानी अमाउंट पेड। ये क्या था? अमाउंट रिसीव फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको बोलते हैं इनकम। लेकिन एक्सपेंस क्या होता है सर? एक्सपेंस का मतलब अमाउंट पेड टू रन अ बिजनेस, यानी अमाउंट हम पे करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन एक्सपेंसेस के बहुत सारे अलग अलग टाइप है, वो हम आगे देखेंगे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं बाबा? बताना रे, कमेंट करना, तो मेरे को मालूम पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने बच्चे नहीं है, और बच्चे तुम लोग सामने रहते हैं तो मैं आपसे पूछ लेता, लेकिन अब आपको कमेंट के थ्रू बताना पड़ेगा कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। प्लीज बताइए यार, कमेंट में बताइए, तो मजा आएगा यार पढ़ाने में आगे भी। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया भैया? हाँ, क्या क्या कर लिया? देखिए, हमने सॉल्वेंट कर लिया, इंसॉल्वेंट कर लिया, डेप्रिसिएशन कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, लॉस भी कर लिया, इनकम भी कर लिया और एक्सपेंस भी कर लिया। 15 टर्म तक हमारा हो चुका है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ गई हैं। अब ये एसेट है तो एसेट के टाइप्स हैं वो हमको समझने पड़ेंगे। लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के टाइप समझने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। परचेज और सेल बहुत ही इजी है। परचेज का मतलब होता है कोई भी चीज खरीदना, और सेल का मतलब होता है कोई भी चीज बेचना। सेल करना मतलब बेचना, और परचेज मतलब खरीदना। तो ये परचेज और सेल तो सिंपल है, लेकिन एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर इनके टाइप्स है, तीन टाइप्स है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें काफी टाइम लगेगा, मतलब ड्यूरेशन लंबा होगा। इसीलिए इसके बाद वाला वीडियो जो होगा, मैं ये एसेट्स, लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर के टाइप्स, ये तीनों के टाइप्स, एसेट के टाइप्स भी और मीनिंग भी, इसमें भी टाइप्स होते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं, वो थोड़ा सा इन डेप्थ हमको जाना पड़ेगा। एसेट का मीनिंग भी पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे, लायबिलिटीज का टाइप्स पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, और एक्सपेंडिचर का भी मीनिंग पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो इसके लिए अगला वीडियो मैं बनाऊंगा जिसको आपको देखना होगा, अगर आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट के थ्रू। और यहां पर जितने मैक्सिमम टर्म्स थे मैंने कवर कर लिए हैं आपके बेसिक्स के, और ये सारे वीडियोस खत्म होंगे उसके बाद भी मैं कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा, कुछ सम्स लाऊंगा, आगे की चीजें मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। लेकिन बताइएगा जरूर ये चीजें इतनी सारी आपको समझी कि नहीं समझी, बेसिक टर्म्स आए कि नहीं आए। ठीक है, तो हम अब आपसे अलविदा लेते हैं। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, एंड मेक मी मोटिवेटेड बाय डूइंग दिस। थैंक यू।